हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीतीश शुक्ला एंड यू आर वाचिंग द चैनल शोर ऑफ एनाटॉमी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे क्लिनिकल्स भरा पड़ा है, मेडिकल साइंस का क्लिनिकल्स भरा पड़ा है। और छोटे मोटे क्लिनिकल्स नहीं है ये, मतलब न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल्स हैं। न्यूरोलॉजी एक जाना माना सब्जेक्ट और अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है मेडिकल साइंस में, टॉप के सब्जेक्ट्स में आता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी जो सुपर स्पेशलिटी होती है उसमें अधिकतर ये डिग्री मिलती है न्यूरो सर्जन्स की। तो आज हम लोग ऐसी ही बात करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, स्पाइनल कॉर्ड के टूट जाने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कौन कौन से पैरालिसिस होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स, हमारे जो बॉडी में जितने भी ट्रैक्ट्स दौड़ रहे हैं, ट्रैक्ट्स मैंने बात की थी जब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कि ट्रैक्ट क्या होते हैं, पाथवे होते हैं। दे आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, ट्रैक्ट टर्म यूज करते हैं। और जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्व यूज करेंगे। सो वेरियस ट्रैक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आज उनको देखेंगे हम। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड द असेंडिंग ट्रैक्ट्स। जैसा कि नाम बता रहा है, डिसेंडिंग मतलब कि ले जाने वाला, ऊपर से नीचे ले जाने वाला, यानी इट हैज एन मोटर फंक्शन, एंड असेंडिंग ट्रैक्ट्स विल हैव एन सेंसरी फंक्शन। So let's continue with our topic. First, we should look what are the objective. What is our objective for today's topic? It is very much clear, as I said you, that why studying tracts is important. Our very first objective is why studying tracts is important. Secondly, we will look the external structure of spinal cord, gross external structure of spinal cord. And third, we will look the major ascending and descending tracts within our body. And fourth, we will look for the what abnormality will come if these tracts are get damaged. And at last, we will look for the combined clinicals. So let us start with the why studying tracts is important. Let us imagine a situation. There is a man riding a horse, घुड़सवारी कर रहा है और वहाँ पे एक लकड़ी लगा हुआ है। एंड वो सोचा कि घोड़े को उस पार कूदा लेगा। तो जा रहा है, तेजी से जा रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही कूदने की बारी आई, द हॉर्स रिफ्यूजेस टू जंप आउटवर्ड। घोड़े ने रिजेक्ट कर दिया, घोड़ा वहीं रुक गया और वो पलटी खाया तेजी से, और सामने पेड़ था, जाके पेड़ पर टकराया और उसका जो सर्वाइकल रीजन है वो डैमेज हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया तो देखा कि उसका जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो डैमेज हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है। और उसने ये भी देखा कि उसके अंदर कुछ सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं जो कि स्पाइनल हेमिसेक्शन से देखने को मिलते हैं। सो इफ वी नो व्हाट आर दीज, व्हाट द स्ट्रक्चर्स गॉट डैमेज्ड, मतलब बोला जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर किस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ तो वो फंक्शन भी हैम्पर होगा। तो वही ट्रैक्ट्स हैं, अगर वो ट्रैक्ट डैमेज हुआ है तो वो फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है हमारा, क्या होता है, पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन ले जाता है। डैमेज हुआ तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि पेन और टेम्परेचर सेंसेशन चले जाएगा, हमको दर्द नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, पेन और टेम्परेचर आखिर जाएगा कहाँ से, इसके भी सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ डैमेज हुआ है, सॉरी पेट में डैमेज हुआ है तो हम लोग को थोरैक्स में भी पेन का सेंसेशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे डैमेज होता है तो वो पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करता है और उसी एरिया को अफेक्ट होगा। ये एरिया को हम कैसे पहचानेंगे, नीड से हम लोग जानते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, 31 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसके लिए एक रूल दिया गया है, एक बहुत ही प्यारा सा रूल है, बेसिक रूल है कि हम लोग वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल कौन से नंबर का वर्टिब्रा है उससे कैसा पता करेंगे कि हमारी कौन सी जो स्पाइनल सेगमेंट है वो डैमेज हुई है। तो देखते हैं इसके लिए क्या रूल दिया गया है। जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उनके लिए आपको ऐड 1 करना है, +1। समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा डैमेज हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है, और आपको जो पर्सन में कुछ साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि जो सेकेंड सर्वाइकल सेगमेंट है, क्योंकि हमने ऐड 1 कर दिया, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा गया था, इसमें ऐड 1 किया, तो हम लोग को क्या पता चला कि सेकेंड सर्वाइकल
सेगमेंट जो है वो डैमेज हुआ है। अब इस सेगमेंट में कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं ये हम लोगों को पढ़ने से भी मालूम चल जाएगा। तो वो ट्रैक्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो वो ऐसा करके हम लोगों को क्लिनिकल्स पता चल जाएगा। तो ये हो गया सर्वाइकल के लिए। जब भी सर्वाइकल की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड वन करेंगे। अगर सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा डैमेज हुआ इसका मतलब कि थर्ड सर्वाइकल सेगमेंट जो है वो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर डैमेज हुआ है तो थर्ड सर्वाइकल सेगमेंट जो है वो हैम्पर करेगा। ठीक, सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए। अगर थोरेसिक में आते हैं तो थोरेसिक 1 to 6 की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग ऐड 2 करते हैं। अगर थोरेसिक 7 to 9 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐड 3 करेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट से छठे थोरेसिक वर्टिब्रा अगर डैमेज होता है तो जो है हम लोगों का +2 कर देना। सपोज 6th थोरेसिक वर्टिब्रा इज डैमेज, यानी कि 8th थोरेसिक सेगमेंट जो है वो जा चुका है, उसके अनुसार हम लोग को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। थोरेसिक के लिए हो गया 7, 9। सिमिलरली वी है T10 जो है वो L12, T10 जो है वो लंबर फर्स्ट सेगमेंट टू सेकंड सेगमेंट, लंबर फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट को डिनोट करता है। T11 जो है वो लंबर थर्ड और फोर्थ को, सिमिलरली T12 जो है वो L5 को करता है, और L1 जो है वो सारे सैक्रल सेगमेंट्स को डिनोट करता है। आप L1 बोल सकते हैं या फिर कई जगह ये भी बोल सकते हैं कि T12 जो है वो L5 और सैक्रल को डिनोट करता है। तो ये कुछ सेगमेंट्स हो गए। हम लोग L1 पे ही आके क्यों खत्म हो गए, इसके नीचे भी तो वर्टिब्रा होते हैं, L2 होते हैं, L3 होते हैं। देखते हैं आखिर हम लोग L1 पे ही आके क्यों रुक गए। इसका हम लोग को पता चलेगा क्या, हमने पहला तो वाई स्टडिंग ट्रैक्स इज इंपॉर्टेंट, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर किया। दूसरा जो है ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अगर एक्सटर्नली देखें जाए तो स्पाइनल कॉर्ड इनिशिएट्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड टर्मिनेट्स टू द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे आके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा स्वॉलो कर जाएगा, नर्व फाइबर्स एक्यूमुलेट देयर एंड इट लुक्स लाइक अ स्वॉलो लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज द कोनस मेड्यूलरिस। ये फोरामेन मैग्नम है। फोरामेन मैग्नम से हमारा स्पाइनल कॉर्ड आया एट द लेवल ऑफ, यहाँ पे C1 है, एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा इट इज स्लाइटली बल्ज्ड। यहाँ पे फाइबर्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इस पार्ट को बोला जाता है क्या, कोनस मेड्यूलरिस। कोनस मेड्यूलरिस जो स्पाइनल कॉर्ड है, हम जानते हैं हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 इंपॉर्टेंट मेनिंजेस से लेयर्ड रहता है। कौन कौन सा, ड्यूरा, पाया और एरेक्नॉइड, ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, आउटवर्ड टू इनवर्ड। सिमिलरली वी हैव आवर स्पाइनल कॉर्ड एज ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तो इसके बाहर भी क्या है, 3 शीट्स हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट शीट हैं, ड्यूरा मैटर, पाया, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो ये जो 3 शीट्स हैं हम जानते हैं कि CSF किस में फ्लो होता है, CSF फ्लो होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, यानी कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है वहां पे हम लोगों को CSF फ्लो होता हुआ दिखेगा। जो एरेक्नॉइड मैटर नीचे आ रहा है वो L1 वर्टिब्रा पे टेपर कर जाता है और एक पतली सी फिल्म जैसा जाता है और कहाँ पे जाके अटैच होता है, तो हमारे कॉसिक्स वर्टिब्रा पे जाके अटैच होता है। इस पतले से थिन एरेक्नॉइड मैटर को क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनेट। फाइलम टर्मिनेट। ये फाइलम टर्मिनल में हम लोग को CSF, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, लंबर पंक्चर या फिर स्पाइनल टैपिंग के वक्त CSF निकालते हैं। इसी रीजन पे यहाँ पे L2 है, L3 है। L2 और L3 के बीच में एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, एक सिरिंज डाला जाएगा और यहाँ से फिर जो है वो CSF को सक कर लिया जाएगा। तो इसका पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है। L1 पे जो वर्टिब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो एंड कर जाता है, वहां से फिर क्या क्या चालू होता है, फाइलम टर्मिनल, जो क्या है, एरेक्नॉइड मैटर का एक थिन लेयर है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, ये तो हो गया कि L1 तक हम लोग को स्पाइनल नर्व समझ में आ गया कि यहाँ से सर्वाइकल के स्पाइनल नर्व निकल गए, यहाँ से थोरेसिक के निकल गए, यहाँ से लंबर के निकल गए। तो फिर सैक्रल और कॉसिक्स कहाँ से निकलेंगे, सैक्रल और कॉसिक्स इसी कोनस मेडुलरिस से निकलेंगे, ऐसे झुंड में। सैक्रल सेगमेंट्स देगा और सर्वाइकल सेगमेंट्स देगा। तो ये जो है ना, ये घोड़े की पूंछ की जैसा अपीयर होता है। यहाँ पे सैक्रल वर्टिब्रा और
नंबर L4 L5 वर्टिब्रा हैं और कोसिक्स वर्टिब्रा हैं, तो उनके इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से क्या निकलेगा, ये नर्व्स निकलेंगी। तो ये घोड़े की पूंछ के जैसा अपीयर होता है और इसको नाम दिया गया है क्या, कॉडा इक्विना। कॉडा इक्विना ये नाम घोड़े की पूंछ से आया है। इक्वस इक्वस हम जानते हैं घोड़े का साइंटिफिक नेम है, हॉर्स का साइंटिफिक नेम है, सो कॉडा इक्विना। a tuft of fibers which arises from the conus medullaris and supplying the sacral and the perineal region। तो ये क्या हो गया, ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, द डायग्राम इज शोइंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड द फाइलम टर्मिनल एंड कोनस मेड्यूलरिस। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल बताता हूँ, एक मज़ेदार क्लिनिकल बताता हूँ वर्टिब्रा से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, बैक पेन हो रहा है, बहुत सीवियर बैक पेन हो रहा है, या फिर सर्वाइकल पेन हो रहा है। कई लोग बोलते हैं मुझको सर्वाइकल हो गया है, चाहे स्लिप डिस्क हो गया है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। या आखिर हैं क्या, द क्लिनिकल टर्म अगर यूज करेंगे तो हर्निएशन ऑफ वर्टिब्रल, हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। एक्चुअली हमारा जो वर्टिब्रा होता है, जो वर्टिब्रा है, ये हमारी वर्टिब्रल बॉडीज है, ठीक है। ये पेडिसिल, लैमिना और स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ये हैं, और ये क्या है, हमारी बॉडी है। ये बॉडी जो होती है वो बीच में हम लोगों को न्यूक्लियस पल्पोसस मिलेगा, न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसके आजू बाजू जो है वो फाइब्रस सब्सटेंस रहेगा, न्यूक्लियस फाइब्रोसिस बोल सकते हैं उसको। तो न्यूक्लियस फाइब्रोसिस पेरिफेरी में, और न्यूक्लियस पल्पोसस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट हैपेंस इन हर्निएशन, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो ऊज हो जाता है, मतलब कि जो बॉडी है यहां से ये फाइब्रस लेयर टूटेगा और ऊज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस पल्पोसस। यहाँ पे हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोगों का सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल वर्टिब्रल कैनाल, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। तो ये हर्निएशन बाहर आके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हुआ हमारा, उसके कारण क्या होगा, सीवियर पेन होता है। जो न्यूरोलॉजिकल पेन होता है वो सीवियर पेन होता है, और मैं बता चुका हूँ एक सीवियर पेन का सेंसेशन कौन ले जाएगा, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन ले जाएगा। तो ये क्लिनिकल, छोटा सा क्लिनिकल हो गया, हर्निएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एक और मजेदार क्लिनिकल है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा देखेंगे आप, नीचे अपवर्ड डाउन आएंगे। अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो बॉडी के बीच में इंटरवर्टिब्रल या फिर कैनाल देखेंगे जिसमें स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, वो बहुत चौड़ा होता है। सर्वाइकल का सबसे चौड़ा होता है, थोरेसिक का थोड़ा कम चौड़ा होता है, लंबर का एकदम कम चौड़ा होता है। तो इसलिए जब भी डैमेज होता है सर्वाइकल का, तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं, सर्वाइकल में जब भी डैमेज होता है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसका ल्यूमेन बहुत बड़ा है ना। तो थोड़ा भी अगर फ्रैक्चर होता है तो बोन्स को स्पेस मिल जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। वहीं अगर थोरेसिक और लंबर को देखा जाए, क्योंकि उनका ल्यूमेन जो है वो छोटा है, उनका जो ल्यूमेन है ये वाला जो ल्यूमेन है वो छोटा छोटा है। तो यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड, जब बोन फ्रैक्चर होगा किसी भी एक्सीडेंट में, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो सकता है और फिर वो ट्रैक्ट्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। लंबर में अगर देखें, लंबर में अगर डैमेज होता भी है, जब अगर एक्सीडेंट होता भी है, तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो L1 पे आके खत्म हो गया, L2 L3 L4 L5 में स्पाइनल कॉर्ड जाता नहीं है। तो इसलिए लंबर और सर्वाइकल रीजन पे जब डैमेज होगा तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोरेसिक रीजन पे बहुत बड़ा इफेक्ट देगा। इनफैक्ट क्या हो सकता है, थोरेसिक रीजन में हम लोग जानते हैं कि फ्रेनिक नर्व मिलती है। फ्रेनिक नर्व हमारे पूरे एब्डोमेन डायफ्रामेटिक मसल को सप्लाई करती है, चेस्ट वॉल के मसल को सप्लाई करती है, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन सीज हो जाती है और सडन डेथ हो जाती है। तो अगर थोरेसिक डैमेज हुआ तो बहुत सारे चांसेस हैं कि फ्रेनिक नर्व अगर डैमेज हुई तो इंसान निपटा। सो लेट अस होप यू आर फाइंडिंग इंटरेस्टिंग, यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। एक्सटर्नल ग्रॉस स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग, 3 मेनिंजेस से डिवाइड होते हैं, कोनस मेड्यूलरिस क्या है, फाइलम टर्मिनल क्या है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। वी नो दैट इन स्पाइनल कॉर्ड द सेंट्रल पार्ट ऑक्यूपाइज द ग्रे मैटर एंड द पेरिफेरल पार्ट ऑक्यूपाइज द व्हाइट मैटर।
ये व्हाइट मैटर क्या है, ट्रैक्स फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में बता चुका हूं। तो ये व्हाइट मैटर ट्रैक्स फॉर्म करेंगे और ये ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। सो सेंट्रली प्लेस्ड ग्रे मैटर एंड पेरिफेरली प्लेस्ड व्हाइट मैटर। सो लेट्स लुक फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टिंग विद द ग्रे मैटर। Spinal cord posteriorly has a posterior median sulcus. Anteriorly it has a anterior median fissure. ये भी एक बात बतानी थी भूलिए। और it has a central H-shaped what? Centrally placed H-shaped gray matter. अब इस ग्रे मैटर में हम लोगों को क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, और इस व्हाइट मैटर में हम लोगों को क्या मिलेंगे, ट्रैक्स मिलेंगे। This is our posterior region. This is posterior region. This we have as anterior region. And these are the right or left, whatever you call right or left. This is posterior. So this is posterior median sulcus and the anterior median fissure. ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जो जहां से क्या इनिशिएट होंगे, नर्व एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स जो है यहाँ से इनिशिएट होंगे। यहाँ पे जो है सिग्नल्स आते हैं और वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू। अब इस ग्रे मैटर की एक खासियत बताता हूँ। ग्रे मैटर मतलब एक गुच्छा है न्यूक्लियस का। इट मीन्स इट गिव्स सिग्नल्स फॉर द मसल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो जितना ज्यादा इसका फंक्शन रहेगा, ग्रे मैटर का जितना ज्यादा फंक्शन रहेगा, उसका मास भी उतना ज्यादा रहेगा। भाई अगर कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसके ऊपर लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा मास देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में इस मास को बहुत ही गहरा पाएंगे। सर्वाइकल रीजन में अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे फेशियल मसल्स हैं, नेक मसल्स हैं और फिर मास्टिकेशन मसल्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा हमारे मसल्स हेड नेक में ही हैं। तो इसलिए जो सर्वाइकल रीजन का ग्रे मैटर होता है वो बहुत चौड़ा होता है, और थोरेसिक रीजन का जो ग्रे मैटर होता है वो सबसे पतला होता है। अगर देखेंगे इसी को अगर ऐसे बनाऊं, थोरेसिक रीजन के लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ग्रे मैटर एकदम पतला दुबला सा होगा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा मसल को सप्लाई नहीं करना है, बस वही अपने थोड़े से डायफ्रामेटिक मसल्स और रेस्पिरेशन मसल्स को सप्लाई करना है। तो ये ग्रे मैटर बहुत ही पतला होता है। वहीं लंबर रीजन पे देखेंगे, जब आपको सेक्शंस मिल जाए, मान लो अगर हिस्टोस्लाइड्स में सेक्शंस मिल जाए, तो कैसे पहचान सकते हैं लंबर सर्वाइकल है कि थोरेसिक है। लंबर रीजन पे भी पूरे लोअर लिम्ब मसल्स, तो पेरिनियम, एब्डोमिनल, इन सबको सप्लाई करना रहता है। तो इनका भी क्या होता है, अच्छा खासा ग्रे मैटर होता है। ठीक है, L1 वर्टिब्रा तक देखेंगे, मतलब T1 से लेकर T6 बहुत पतला रहता है। फिर जब T7 T9 जो जहां से लंबर स्पाइनल नर्व्स चालू होते हैं, उनका जो ग्रे मैटर होता है वो चौड़ा होता है। सो ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट आर द न्यूक्लियसेस प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहला न्यूक्लियस आता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है उसके नाम पे नहीं दिया गया है, एक साइंटिस्ट थे रोनाल्डो। तो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो ये सबसे पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहेगा। एट द मोस्ट पेरिफेरी वी हैव द न्यूक्लियस सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक और बात बता देता हूँ पहले। सब्सटेंशिया हम लोग पढ़ा होगा, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस होता है। ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस बताया था, ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ से निकलता है, पॉन से निकलता है। तो उसका जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ट्राइजेमिनल का, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल एंड द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। तो यही जो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो है वो आगे ब्रेन स्टेम में कंटिन्यू करता है सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ रोनाल्डो, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल में। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल फिर ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगी, सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। वही नीचे क्या कंटिन्यू हुआ है, वही नीचे कंटिन्यू हुआ है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो के फॉर्म में। अब ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो का फंक्शन क्या है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर पेन एंड टेम्परेचर। तो पेन और टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। दिस सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर पेन, टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो टच का भी अगर सेंसेशन मिलता है पेन टेम्परेचर का तो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ले जाएगा। उसके बाद आता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो है वो एंटीरियर टू सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो रहेगा, एंटीरियरली प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। बोथ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो एंड
न्यूक्लियस प्रोप्रियस रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि ऊपर से सर्वाइकल रीजन से लेके सैक्रल रीजन तक, सॉरी लंबर रीजन तक, L1 तक जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है और SGS है वो हम लोगों को मिलेगा। तो न्यूक्लियस प्रोप्रियस का काम क्या है? न्यूक्लियस प्रोप्रियस कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम लोग अपने बॉडी में 2 जगह टच कर रहे हैं तो हम लोग को पता चलता है कि 2 पॉइंट पे टच किया जा रहा है। सो इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, यानी बॉडी मूवमेंट कर रही है अगर तो बैलेंस है कि नहीं, ये प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन के सेंसेशन कौन ले जाएगा? न्यूक्लियस प्रोप्रियस आएगा। फिर आता है न्यूक्लियस डोर्सल, न्यूक्लियस डोर्सैलिस। न्यूक्लियस डोर्सैलिस जो है इसके भी पोस्टीरियर रहेगा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस के भी एंटीरियर रहेगा, सॉरी न्यूक्लियस प्रोप्रियस के एंटीरियर पे क्या मिलेगा? न्यूक्लियस डोर्सैलिस। न्यूक्लियस डोर्सैलिस को क्लार्क्स कॉलम भी बोला जाता है, क्लार्क्स कॉलम, and this is responsible for proprioception only, balance of the body, and it is found from the C8 to the L1 region, not from C1 to C7 region. So from C8 to L1 we will find the nucleus dorsalis or the Clark column of nucleus. So this is about the posterior part. मैं बताना भूल गया, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसको पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या ये उतनी इंपॉर्टेंट बात है तो आप सभी जानते होंगे, पोस्टीरियर और एंटीरियर। So posterior carries the sensory fibers and anterior carries the motor fibers. ये सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा और ये जो तीनों न्यूक्लियस है ना, ये सेंसरी फाइबर्स ले जाएंगे। मैंने जितने भी फाइबर्स बताए वो आपको जितने भी फंक्शंस बताए इनके वो सेंसरी फंक्शंस थे। एंटीरियर पार्ट जो है उसमें 2 मेजर न्यूरॉन्स होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गामा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होता है ये वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई करता है, वॉलंटरी मसल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स सप्लाई द न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स, न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स। इट इज अ फैक्ट दैट 90% ऑफ द न्यूरॉन्स आर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, गामा मोटर न्यूरॉन्स की संख्या कम होती है। सो हियर वी हैव अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को भी हम लोगों ने 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जो कि सेंट्रली प्रेजेंट रहेगा, मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जो थोड़ा मीडियली प्रेजेंट रहेगा, और लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। सो वी हैव सेंट्रल, लेटरल एंड मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस रहता है इट सप्लाइज द रीजन ऑफ हेड एंड नेक, ऐसा कुछ बुक में लिखा गया है, ऐसा लिखा, और कुछ बुक में लिखा गया कि सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द length of the spinal cord and it supplies all the voluntary muscles of, not all the voluntary muscles, certain voluntary muscles of the our body. And medial group of muscles actually it contains the nucleus for इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीडियल को एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। सेंट्रल किसको सप्लाई करेगा? हेड, नेक एंड ट्रंक को सप्लाई करेगा। मीडियल जो है वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एसेसरी, एसेसरी नाम से ही है स्पाइनल एसेसरी। ये स्पाइनल एसेसरी नर्व जो निकलती है ना हमारे, एसेसरी नर्व के 2 पार्ट, क्रेनियल पार्ट और स्पाइनल पार्ट। तो ये जो स्पाइनल पार्ट है वो इसी न्यूक्लियस से निकलती है। कौन से सेगमेंट से? सेगमेंट C1 to C5 हम लोगों को एसेसरी पार्ट मिलेगा। और एक है फ्रेनिक, जो फ्रेनिक नर्व की ओरिजिन करता है C3 to C5। तो C3 और C5 स्पाइनल सेगमेंट में, C3 से C5 स्पाइनल सेगमेंट में हम लोगों को ये न्यूक्लियस जो मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है वो कौन सा नर्व देगा? फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इज अ मोटर, फ्रेनिक नर्व इज अ मोटर नर्व, सप्लाइज द मोटर मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, द you know, and the accessory nerve which gives the spinal root of accessory nerve C1 to C5. Okay, and we have the lateral group of muscles, lateral group of muscles. Lateral group of muscles supply the muscles of lower limb and the perineum, the abdomen, muscles of abdomen and the perineum and lower limb. तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस ऑन द ग्रे मैटर हो गया।
तो ये वो डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल रीजन पे जो है वो और लंबर रीजन पे हम लोग को थिकनेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। थोरेसिक रीजन जो अपर थोरेसिक है 1 to 6 जो है वो हम लोगों को बहुत ही नैरो मिल रहा है ग्रे मैटर। ये वो डायग्राम है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग वाइट कॉलम से। Here we have certain CT scan radiographs which you will find easier now to understand। CT scan में radiographs आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसे है। हैव अ लुक ओवर या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम ट्रैक से तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाइट मैटर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में विद इन 2 days और 3 days आई विल स्टार्ट द डिफरेंट ट्रैक्स। आज कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो ट्रैक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस स्पाइनल कॉर्ड में एच शेप सेंट्रल ग्रे मैटर होता है और यहाँ पे हमारे वाइट मैटर्स होते हैं जहाँ पे हमारे ट्रैक्स जो है वो रन करते हैं। हियर वी हैव आवर ट्रैक्स रनिंग। इन ट्रैक्स को पढ़ने से पहले एक बेसिक अरेंजमेंट देख लेते हैं। जो हमारे ट्रैक्स होते हैं वो पोस्टीरियर और एंटीरियर कॉलम में डिवाइडेड हैं। कुछ बुक्स में ऐसा इंटरसेगमेंटल भी माना गया है कि इंटरसेगमेंट है। एनाटॉमिकली देखेंगे, अगर आप एनाटॉमिकली देखेंगे ना तो इंटरसेगमेंटल भी होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हम लोग इंटरसेगमेंटल ट्रैक्स को भी किसमें या फिर लेटरल ट्रैक्स को किसमें कंसीडर कर लेते हैं, तो पोस्टीरियर में ही कंसीडर कर लेते हैं। इनको जो है ना हम लोग पोस्टीरियर कॉलम में ही देख लेते हैं। और आता है फिर एंटीरियर पार्ट। सो वी हैव पोस्टीरियर कॉलम एंड द एंटीरियर कॉलम। पोस्टीरियर कॉलम में असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं और एंटीरियर कॉलम में असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पोस्टीरियर कॉलम जो है वो खाली सेंसरी यानी कि असेंडिंग फाइबर से लेके जाएगा या फिर एंटीरियर जो है वो खाली डिसेंडिंग फाइबर से लेके जाएगा, एंटीरियर मोटर, ऐसा नहीं है। वी हैव ascending and descending tracts, sensory and motor tracts in the posterior column, and we have ascending and descending tracts in the anterior column as well. So ये हमारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। अब न्यूरॉन्स जनरली जो है ना यहाँ पे समझने के लिए हम लोग 3 टाइप के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। What is first order neuron? First order neuron क्या है, हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स है हमारी बॉडी में, पेरिफेरल नर्व्स कैरी द इंफॉर्मेशन टू द न्यूक्लियस, टू द सेंट्रल ग्रे मैटर। कोई पेरिफेरल नर्व है, पेरिफेरल नर्व आया और हमारे सेंसरी न्यूक्लियस में एंटर किया। सेंसरी न्यूक्लियस में वो कहाँ पे गया, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियाई में वो उसने अपना इंफॉर्मेशन दिया, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। तो ये पेरिफेरल नर्व्स जो कि न्यूक्लियस ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे आके एंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे एंड कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोला जाता है, पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर न्यूक्लियस और एंटीरियर न्यूक्लियस टू द थैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, सेंसरी ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन पेरिफेरी टू ब्रेन जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या हुआ, हम लोगों को पेरिफेरी से कोई नर्व फाइबर आया, वो कहाँ पे गया, तो जो पोस्टीरियर ग्रे मैटर है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, वहाँ पे रिले किया और फिर वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन चालू हुआ, उसने एक ट्रैक्ट को अपनाया। जैसे पेन का अगर टेम्परेचर है, पेन का सेंसेशन आया है और सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में गया, तो वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को लेगा, चुनेगा, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को चुनने के बाद वो थैलेमस में जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। एंड फ्रॉम थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर इस थैलेमस से जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, हमारे सेरेब्रम में जाएगा, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज होगा और फिर उस मैसेज के हिसाब से मोटर फंक्शन किए जाएंगे। किसके थ्रू लाया जाएगा नीचे, तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू लाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स के लिए जो पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड में लाते हैं। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में लेके जाते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लेके जाते हैं। सो दीज आर द ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन में कई बार क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एब्सेंट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरली द मोटर एक्शन, यानी कि उसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो एब्सेंट होगा।
डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये नहीं होता जो थैलेमस से सिग्नल न्यूक्लियस देखता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के लिए कैसा होता है, मैं आपको सेकंड ऑर्डर के लिए बता देता हूँ। सेकंड ऑर्डर के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज आएगा, थैलेमस से होते हुए जाएगा और डिसेंडिंग ट्रैक्ट से तो मोटर न्यूक्लियस में जाएगा और मोटर न्यूक्लियस में यहाँ पे ये इंटरनंशियल न्यूरॉन देगा। इंटरनंशियल न्यूरॉन ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर इंटरनंशियल न्यूरॉन से जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पेरिफेरी में जाएगा। तो ये इंटरनंशियल न्यूरॉन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में एब्सेंट होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। सो सेकंड ऑर्डर इन रिफ्लेक्स एक्शन इज एब्सेंट। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन से, स्पाइनल ट्रैक्ट्स और उनके क्या फंक्शन होते हैं। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। उसको एक इजी डायग्राम भी देखेंगे हम लोग, उसका एक इजी डायग्राम जो कि बनाने में भी इजी हो और समझाने में भी इजी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू like this video and want to gain more information, please subscribe my channel. In the next video I am going to cover all the descending and ascending tracts. So thank you for watching.